नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। खरगोन में तमाम चीजें हुई हैं और उसके अलावा उसके आसपास में भी रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई और उसके बाद जो बुलडोजर चले, लगातार न्याय और अन्याय का यह सिलसिला चलता चला जा रहा है। न्याय देने की होड़ में जो बुलडोजर है उस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो अन्याय भी करता चला जा रहा है। तो क्या है सिलसिला, आपको पूरा बता दें खरगोन में क्या हुआ। और ये कोई एक पक्ष नहीं है या एक समुदाय नहीं है, अन्याय सबके साथ हुआ है और न्याय सबको चाहिए और सबको न्याय देने की जिम्मेदारी उस सूबे के मुखिया यानी कि शिवराज सिंह चौहान की है। और क्या वो दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर एक विवाद हुआ खरगोन में, फिर सांप्रदायिक हिंसा और जमकर पत्थरबाजी हुई। कई दुकानों और घरों में आग लगाई गई। हिंसा में शिवम शुक्ला गंभीर रूप से घायल हुए। वो जो जुलूस निकल रहा था इसमें शामिल थे। बहन की शादी टली क्योंकि शिवम की हालत इतने बुरे हैं, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। हिंसा केस में करीब 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो घर बना था वो भी ढहा दिया गया। घर जलाने वालों को, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है कि हम छोड़ेंगे नहीं, मामा घर बनवा करके देगा, ऐसे उन्होंने बोला, जले हुए घर बनवा के देगा। लेकिन वहीं बड़वानी की भी एक कहानी है जो कि आपको बता देनी चाहिए कि वहां का बुलडोजर उसने क्या किया। दरअसल जेल में बंद लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई कि भाई आपने आगजनी की है, आप दंगे में शामिल थे। जिसको रामनवमी के दंगे में शामिल बताया है वो तो पहले ही किसी एक अपराध के लिए, अपराध का आरोपी जेल में बंद है। जेल में बैठे बैठे उसने आगजनी कर दी। रामनवमी जुलूस पर पथराव और उसके बाद आगजनी हुई। 11 अप्रैल को यह हिंसा और आगजनी हुई। 11 मार्च से जेल में बंद हैं 3 लोग, उन पर एफआईआर कर दी गई। एक शख्स है शाहबाज, उसके घर पर बुलडोजर भी चला, यह कहते हुए कि भाई रामनवमी के दिन इसी ने आगजनी की। 11 मार्च से अगला जेल में बंद है और अप्रैल के महीने में उसने आगजनी कर दी मध्य प्रदेश पुलिस के हिसाब से। शाहबाज की मां का यह कहना है कि सच बताती रही पर किसी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। 11 अप्रैल को मामले में एफआईआर हुई और जैसे कि हम बता रहे हैं उसके ठीक एक महीने पहले 11 मार्च से शाहबाज जेल में है, आरोपों पर ही जेल में है। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। झटपट 2 मिनट मैगी नूडल्स की तरह न्याय देने की इस होड़ में हालत यह हो रही है कि महीने भर से जो जेल की हवा खा रहा है, आपने उसके खिलाफ एफआईआर करके उसका घर ढहा दिया। इसीलिए यहां सवाल पूछा जा रहा है कि किसको न्याय दिया जा रहा है और किसके साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। कि न्याय अन्याय का जो प्रक्रिया चल रही है मध्य प्रदेश में, ये कहां जाकर के खत्म होगी। तो सवाल इंडिया का में जो सवाल है आज वो है ये, हिंदुओं के घर जले तो मुसलमानों के घर भी तोड़े गए। जेल में बंद लोग बना दिए गए अभियुक्त। इंसाफ की आस में नाइंसाफी तो नहीं कर रहे बैठे हमारे मामा, अपने आप को मामा कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इंसाफ की आस में नाइंसाफी तो नहीं कर बैठे मामा। न्याय और अन्याय क्या दोनों ही कर रहा है यह बुलडोजर। शिवराज क्या सबका साथ निभाएंगे? मामा जी क्या सबको न्याय दिला पाएंगे? यह है आज का हमारा सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। यशपाल सिंह सिसोदिया एमएलए हैं मध्य प्रदेश सरकार के, मध्य प्रदेश विधानसभा में, और प्रवक्ता बीजेपी के प्रोफेसर विवेक सिंह बीजेपी समर्थक, परवेज मोहम्मद कांग्रेस समर्थक और आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, ये क्या हम न्याय और अन्याय की इसी फेर में फंसे रहेंगे? क्योंकि एक चीज तो अब ये साफ हो गई कि जो ड्यू डिलिजेंस, आपके जो गृह मंत्री हैं उनका ये कहना था कि भाई हम न्याय और पूरा जो प्रोसेस है कानून के हिसाब से चल करके हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसी कैसी कार्रवाई हो गई कि एक आदमी जो पहले से ही जेल की हवा खा रहा है, 11 मार्च से खा रहा है, वो बाहर आकर के 11 मार्च को आगजनी करके वापस अंदर चला गया और आपने उसका घर भी तोड़ दिया।
देखिए संकेत जी, जो घटनाक्रम होते हैं, जिस प्रकार से वायलेंस होता है, जो आपराधिक तत्व जो सरकार से कारगुजारी करते हैं, और उसके बाद में सरकार और प्रशासन इस प्रकार से कार्रवाई करता है। और देखिए अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, अब तक 42 से ज्यादा FIR दर्ज हो गई है खरगोन के मामले में, आगजनी के मामले में 144 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक आपका प्रश्न है, फिर दोहराना चाहूंगा कि जो अपराधी होते हैं, अपराधियों से संलग्न जो लोग होते हैं, उनके नाम आते हैं, परोक्ष रूप से भी आते हैं, अपरोक्ष रूप से भी आते हैं। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कोई जेल में कैदी बंद है और उसका भी नाम FIR में दर्ज हो गया है, तो मैं प्रवक्ता के नाते सरकार का मैं प्रतिनिधि भी हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार से कोई घटना हो गई होगी तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने आज भी स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए कार्रवाई दंगाइयों के विरुद्ध हो रही, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो रही, किसी समाज और जाति के विरुद्ध नहीं हो रही। पर अभी लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने 21,000 एकड़ भूमि दबंगियों से मुक्त करवाई है और बुलडोजर चले हैं। आप अभी बता रहे थे कि अपने आप को मामा कहना है, स्वयं शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा नहीं कहते हैं। उनके जो प्रशंसक और उनके प्रति जो निष्ठा और आस्था लोगों में है, जो संबंध उनके बन गए हैं, इस कारण से नहीं यशपाल जी, वो स्नेह और सम्मान, सबसे पहली बात मैंने ये नहीं बोला था वो मामा कहता है, मैंने कहा वो कहते हैं। अभी रिपोर्ट में बताया है, पूरा सम्मान दिया है मैंने उनको, और उनके अपने शब्द हैं, उन्होंने कहा जो जले हुए घर हैं मामा बनवा करके देंगे, ये उनके अपने शब्द हैं। इस संदर्भ में मैंने बोला, सभा में उन्होंने कहा है, देखिए मरहम लगाने का काम करेगी, जो निर्दोष लोग पीटे गए हैं उनका उपचार कराना जरूरी है, जिनके घर जलाए गए हैं, जिनको पेट्रोल बम फोड़े गए हैं, अब उन लोगों का उपचार, एसपी तक को संकेत जी गोली लगी है, बिल्कुल लगी है, सबकी भरपाई करने का काम सरकार नहीं करेगी। बिल्कुल यशपाल जी, और इसी वजह से मेरा सवाल यही है कि क्या सबको न्याय दे पाएंगे मामा जी? वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो शिवम की कहानी है, 16 साल का शिवम था, वो रामनवमी का ये जो जुलूस निकल रहा था इसका हिस्सा था, ये जो पूरा प्रोसेशन निकल रहा था उसकी कोई गलती नहीं थी। वो रामनवमी के ये जो प्रोसेशन है इसमें चल रहा था, उसके सिर पे इतनी जोर से चोट आई कि अब वो बहन की शादी टल गई है इस चक्कर में, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उसको न्याय चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों को भी न्याय चाहिए जिनका यह कहना है कि भाई हमारे घर जला दिए गए, और साथ साथ ऐसे लोगों को भी न्याय चाहिए यशपाल जी, जैसे कि इस केस में कि आपने बुलडोजर तो चला दिया लेकिन बाद में पता चला कि वो तो थे ही नहीं वहां, आपराधिक प्रवृत्ति भले ही हो लेकिन इस संदर्भ में जो बुलडोजर चला है यह त्रुटि है। तो क्या अन्याय नहीं कर रहा है आपका ये जो तरीका है न्याय देने का? क्या उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी स्पीड से आप न्याय देना चाहते हैं कि और अन्याय कर बैठे? मेरे संकेत जी, आपका प्रश्न बहुत मौजूद है और बहुत संवेदनशील आपका प्रश्न है, और आप उस सरकार के मुखिया से मांग करते हैं, उस सरकार से मांग कर रहे हैं जिसके मुखिया स्वयं बहुत संवेदनशील है। और निश्चित से देखिए जो देशद्रोही है, जो दंगई है, उनके खिलाफ तो उनको तो वो तो उन्होंने तो अन्याय किया है, उनके पक्ष में तो न्याय किया ही नहीं जा सकता, कानून काम करेगा। और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जहां तक आपने कहा है अगर किसी निर्दोष का कोई नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनके मकान जल गए हैं उनकी भरपाई करने की अगर बात करते हैं तो इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने लेकिन यह बात नहीं की कि जिनके मकान पीएम आवास योजना में बने थे उनका जो घर ढहा दिया है उसको भी बना दिया जाएगा, या इस मामले में जहां पर वो आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगा है 11 अप्रैल के मामले में FIR हुई है वो 11 मार्च से जेल में है, उसके बारे में तो मामा जी ने बात नहीं की। संकेत जी जहां तक आपने प्रधानमंत्री आवास का जो उल्लेख किया है, मैंने भी नगरपालिका अधिकारी महोदया का वक्तव्य बताना है, वो जिस प्रकार से मकान का आवंटन और जिस प्रकार से वो देखिए उसकी जांच पड़ताल हो रही है, और उसको लेकर के तो प्रशासन ने वक्तव्य भी दिया है। और जहां तक आपने एक दूसरा प्रश्न किया है, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अगर किसी के विरुद्ध न्याय हो गया है इस सारे घटनाक्रम में शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, संवेदनशील संकेत जी, जरूर कार्रवाई की जाएगी। जी आलोक शर्मा, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना यशपाल जी ने पूरे मर्म और दर्द के साथ ये बोला है कि सबके साथ न्याय होगा और सरकार सबके साथ न्याय करेगी। आपको लगता है जमीन पर यह हो रहा है, या कुछ एक ऐसी सी होड़ मची हुई है कि पूरी सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता, या पूरी सच्चाई जान करके
समूची कार्रवाई कोई नहीं करना चाहता, झटपट हो रहा है सब काम। देखिए संकेत जी, जिस चीज के लिए हम लोग पिछले 15 दिन से डिस्कस कर रहे हैं टीवी पर, 3-4 बार मैं आपके पास शो में आया कि इसका दुरुपयोग होगा, इस बुलडोजर वाली परंपरा का भी दुरुपयोग होगा, वो होना शुरू हो गया है। उसके प्रमाण सामने आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से आज जेल में बंद लोगों के खिलाफ FIR आगजनी की हो गई, SHO और SP को अभी तक सस्पेंड किया जाना चाहिए। इससे बड़ी नेग्लिजेंस और इससे बड़ी भेदभावपूर्ण बायस्ड कार्रवाई नहीं हो सकती। अब कह रहे हैं साहब मामा घर बनवाएंगे, मामा जी क्या अपने मामा जी के यहां से पैसे लाएंगे? टैक्स पेयर्स का पैसा लगवाएंगे आप ही के प्रशासन ने गलती की, आप ही के निर्देश पर गलती की, आप ही ने उनको उकसाया, आप ही ने उनको फ्री हैंड दिया, और उसके बाद आप अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं कि हम मकान बनवा देंगे। अरे भाई मकान कौन बनवाएगा? SP बनवाएगा, DM बनवाएगा, जुडिशरी बनवाएगी। बड़ा दुर्भाग्य है संकेत जी कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, पूरा देश जिस तरह से आज भगवा और तमाम शब्दों के साथ आतंकवाद की जिस तरह की प्रारूप के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों चुप हैं, दोनों खामोश हैं। आज अशोक गहलोत जी ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री महोदय आप आइए और आकर एक देश के नाम संदेश दीजिए कि इस तरह की हुड़दंगी जो है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जहर जो है ये बहुत बड़ा एक पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत किया गया है। बीजेपी ने बड़ी मेहनत के साथ, RSS ने बड़ी मेहनत के साथ देश को आज इस हालात में पहुंचाया है। और हालत यह है कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ, चारों स्तंभों में ये जहर पेनिट्रेट कर गया है। आप देखिए किस तरह से केवल विधायिका में नहीं, केवल चुनावों में नहीं, आप मीडिया चैनल्स में भी जिस तरह से तमाम डिसीजंस, जो जजमेंट्स आ रहे हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि एक व्यक्ति नाम के आधार पर 1-1 साल तक उसकी सुनवाई नहीं होती, दूसरा व्यक्ति जो सरेआम रेप की और मारने की धमकी देता है उनकी सुनवाई भी हो जाती है, जमानत भी हो जाती है। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव कर दिया है इन्होंने कि जिस तरह से प्रशासन और न्यायपालिका को आमने सामने खड़ा किया है, देश के लिए बहुत भयंकर सिचुएशन है। आलोक जी का ये कहना है, और अब मैं प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर सिंह, जो मुझे बात समझ में आई आलोक जी की, ऐसा लगता है कि उनका इशारा इस तरफ है कि सरकार में शायद जाति और धर्म देख करके इंसाफ देने की एक प्रक्रिया चल रही है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करेगा? मतलब इस तरीके से होना चाहिए। देखिए संकेत जी, आजकल के सरकारें जो है वो दिखाना चाहते हैं कि वो कार्रवाई कैसे करते हैं। देखिए ये जो खरगांव में जो भी हुआ है, वहां पे देखिए आपको दिखना होगा कि आप न्याय कर रहे हैं, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय को दिलाना प्रदेश का जो मुखिया है उसका कार्य है, और शिवराज सिंह चौहान वही कर रहे हैं। अब देखिए हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब ऐसा नहीं किसी पर्सन के खिलाफ की गई है, जो भी लोग जो हिंसा में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ऐसा कुछ किया जो कि नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इसको किसी जो है धर्म से जोड़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, या किसी समाज के किसी एक तबके से जोड़ना ठीक नहीं है। जो गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब देखिए बार बार आ रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो जेल में है, तो ऐसा बहुत पिछले हम उदाहरणों से सीख सकते हैं या देख सकते हैं कि जेल में कुछ लोग बैठे होते हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। वो हो सकता है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। नहीं, तो ये जेल कैसे में बात होना कर दी? इसका... एक सेकंड प्रोफेसर सिंह, या तो आदमी जेल के अंदर बंद होगा या वो जेल के बाहर आकर के आगजनी कर देगा। दोनों चीज कैसे कर देगा? नहीं, देखिए जेल में हो और सकता है, और अगर वो जेल में रहते हुए ये सब कर रहा है, तब तो प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे कि कैसी फिसड्डी पुलिस है कि लोग जेल में बैठ करके आगजनी कर रहे हैं। जी, मैं इसी के उत्तर में आ रहा हूँ। देखिए ऐसा बहुत बार हुआ है कि जेल में रहते हुए भी जो है लोगों ने अंजाम दिया है बहुत सारी घटनाओं का। तो हो सकता है ऐसा केस है, और वह व्यक्ति जेल में है, कोई संत नहीं है। अगर वो जेल में है तो प्रूव करता है कि उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा होगा। सिंह, अगर आपकी बात को मैं फेस वैल्यू पे लूं तो ये भी सवाल मामा जी के प्रशासन से ही पूछा जाएगा। जी बिल्कुल। कैसे आदमी जेल में बैठ करके उसमें, मतलब फिर पुलिस के इकबाल का क्या? संकेत भाई देखिए, प्रशासन का काम है, और हो सकता है अगर इसमें भी प्रशासन की गलती रही हो या उस व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया हो तो इस पर भी जांच होगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। परवेज मोहम्मद, मैं आपके पास आना चाहता हूं। परवेज जी देखिए, ऐसा है, शिवम को न्याय मिले, और क्योंकि शिवम के साथ यह हादसा हुआ, सवाल किससे पूछे जाने चाहिए?
सवाल पूछे जाने चाहिए मध्य प्रदेश सरकार से, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। लोगों के घर जले, इंटेलिजेंस कहां थी, पुलिस ने ऐसा रूट क्यों बनाया, आपने असेसमेंट क्यों नहीं किया कि इस तरीके की स्थिति होगी, क्या यह फेलियर नहीं है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए प्रशासन से और पुलिस से। पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है। और वहीं पर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं, और बहुत सारे अब ऐसे प्रकरण आ गए हैं जिसमें एक पीएम आवास योजना वाली बात हो गई, दूसरा एक ऐसा आदमी जो पहले से ही जेल में है उसका घर तोड़े दिए जा रहे हैं ये कह के कि वो बाहर आकर के उसने उपद्रव मचाया। आपको लगता है कि इन सब जगहों पर सवाल इसी प्रशासन से पूछने चाहिए? आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए संकेत जी, बहुत साफ बात है, पहले हमें यह समझना होगा कि इतने बड़े पैमाने पे ये दंगे हो क्यों रहे हैं। अचानक एक आप गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह एकदम अचानक आ गए, और जहां जहां ये हो रहे हैं हर जगह कुछ आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। सवाल यह है कि अगर वहां पे इस तरह की कोई घटना हुई, खरगोन में इस तरह की कोई घटना हुई, तो घटना से पहले वहां का LIU क्या कर रहा था, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, इन्हें पहले क्यों नहीं पता था? इन्हें जब पहले नहीं पता था तो दंगे होने के बाद, वहां पे आगजनी होने के 24 घंटे के अंदर इनको ये कैसे पता चल गया ये इन्वॉल्व था? जो बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। यशपाल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? ये पुलिस जिसको ये नहीं मालूम था कि इस तरीके का प्रकरण होगा, अव्वल तो पुलिसिंग में जो हमको समझ में आता है, जो प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस वालों से बात की है, कि उनको सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव रास्ते या इलाके पता रहते हैं। वो रूट इस तरीके से बनाते हैं कि कोई भी अभद्र घटना ना हो। अव्वल तो ये फेलियर, उसके बाद आप वायलेंस को नहीं रोक पाए, ये दूसरी फेलियर, और तीसरी चीज अब आपसे परवेज जी सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक जो पुलिस किसी को नहीं पकड़ पाई या इंटेलिजेंस फेल कर गया, मतलब ये घटना होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने जांच भी कर ली और सब लोगों को पता भी कर लिया और उनके घर भी ढहा दिए। संकेत जी, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा कहना है कि जिन बस्तियों में, जिन क्षेत्र में जुलूस वाले मार्ग से अगर छतों से पत्थर उछल करके आएंगे, और देखिए ये तो सांप्रदायिकता वाली बात हो गई, धार्मिक जुलूस के ऊपर पत्थर। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि इंदौर जैसे महानगर में अगर कोरोना की लहर में कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर के अगर उस समय भी अगर एक बस्ती में एक वर्ग विशेष समूह के नागरिकों ने अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर बहुत गलत बड़ी मात्रा में पत्थर फेंक, मैं गलत, देखिए अगर इस प्रकार की घटना होती है और आप कहते हैं कि फेल्योर, अरे किसी को क्या पता कि किसी की छत पर लामबंद होकर के 50 पत्थर जमा दिए, और उसी रूट में अगर कोई जुलूस जा रहा है और पत्थरबाजी शुरू हो गई है, चाहे वो मस्जिद के पास की हो, चाहे किसी के घर के पास हो, किसी धार्मिक स्थान के पास की हो, तो देखिए यशपाल जी, जिला प्रशासन, यशपाल जी, कोरोना का मसला जो इंदौर में हुआ था बहुत ही खराब मसला था। हमने उस पर कार्यक्रम भी किया था कि आप डॉक्टरों के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते और गिरफ्तारियां होनी चाहिए। लेकिन ये रामनवमी का जुलूस और कोरोना एकदम दो अलग अलग चीजें हैं। जब पुलिस रूट तय करती है, वो घटना यशपाल जी, जब पुलिस रूट तय करती है, पुलिस को पता रहता है पत्थरबाजों की है। अब आप अगर धार्मिक, अच्छा एक बात, हम तो एक बात पूछना चाहेंगे, मुस्लिम समाज के या एक धर्म विशेष के जब जुलूस निकलते हैं, कभी हिंदू बस्तियों में से तो कभी पत्थरबाजी नहीं हुई है। ये क्यों इस प्रकार की घटना घटती है और क्यों इस प्रकार से उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है यशपाल जी, उसको डिफेंड नहीं कर रहा है। इसी वजह से मेरा ये कहना है कि क्या समूची जांच हो गई? क्या हमें पता चला कि पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था? क्योंकि तमाम बातें कही जा रही हैं। एक वर्ग का कुछ कहना है कि मेरे डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजे दिख रहे हैं। संकेत जी, जो प्रामा फेसी नजर आ रही है, उसको देखकर तो कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। क्यों विलंब करेंगे? हम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे तत्वों के खिलाफ होना ही चाहिए जो राष्ट्रद्रोही है, जो देशद्रोही है। आलोक शर्मा, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल था इंटेलिजेंस फेलियर, मेरा सवाल था एक ऐसा रूट बनाना जो कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और प्रशासन चाहे तो इसको अवॉइड कर सकती है, नहीं तो प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे कि आपके रहते हुए कैसे हो गया, और इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम अलग चीज है। नहीं, सवाल कोरोना का भी नहीं है, सवाल इस बात का भी संकेत जी के जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत रूप से जो धर्म जुलूस निकलते हैं वो निकलते ही हैं, और उसमें अगर कोई आकर के आदमी अपनी छतों पर पत्थर इकट्ठे करके फेंक देगा, प्रशासन ने कोई गलती करी क्या उस रूट को रोकता?
प्रशासन अगर रोकता तो फिर विवाद की स्थिति होती। तो ये जिस प्रकार से जुलूस का ट्रैक बनता है, जिस मार्गों से जुलूस जाते हैं परंपरागत रूप से, और उसी का लाभ उठाते हुए इन असामाजिक तत्वों ने उन छतों पर, उन मकानों पर पत्थर बरसाना आलोक शुरू कर शर्मा, दिया। मेरा तो ये कहना है न्याय हर किसी को चाहिए, शिवम को भी चाहिए और उन लोगों को भी चाहिए जिनके साथ गलत हुआ है और उनके घर ढहा दिए गए, यशपाल सिंह, लेकिन और मुझे जिनके लगता घर है जलाए गए। हाँ संकेत भाई, सोशियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि किसी समस्या का समाज में या तो निवारण शुरू में हो जाए, अन्यथा जब अति हो जाती है तब होता है। सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल है। मुझे लगता है कि शुरुआत जिस ढंग से पिछले 1-1.5-2 महीने से बहुत ज्यादा अति की तरफ बढ़ रही है, ये इसको रोकना बहुत जरूरी है। शिवम हो चाहे अब्दुल्ला हो, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात से एक से सहमत नहीं हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये इंटेलिजेंस की मदद से किया गया काम है। इंटेलिजेंस की मदद सरकार ने ली है। क्या कोई भी पुलिस जो है उसको यही नहीं पता चलेगा पत्थरबाजी हो रही है और पत्थर यहां पर इकट्ठे हो गए तो यहां से हमने रूट बनाया है? इतनी निकम्मी पुलिस है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। पुलिस को सब कुछ पता है, चप्पे चप्पे का पता है। पुलिस को पनवाड़ी जो बैठता है उसके रिश्तेदारों का भी पता होता है। ये सब बकवासबाजी है कि पुलिस को कैसे पता चलेगा। पुलिस को सब कुछ पता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले कई वर्षों में जब जज ये कहते हैं कि हंस के अगर हेट स्पीच दी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, जब आप जेएनयू के मामले में, जामिया के मामले में, दिल्ली दंगों के मामले में, अजय टेनी मिश्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी नहीं सुनते हैं फटकारों को, तो ये दिन सामने आते हैं। फिर प्रशासन और पुलिस निकम्मा होता है, नकारा होता है, निरंकुश होता है। आज मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस और प्रशासन निरंकुश है। वो मामा और भतीजा और भांजा किसी के काबू में नहीं है। यही गुजरात मॉडल है कि अफसरों से जो करवाना है करिए, फिर अफसर उछल कूद करते हैं। मोदी साहब का यही मॉडल था और ये मॉडल मामा जी अपना रहे हैं। आज दुर्भाग्य ये है कि इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रुकी तो ये कहां पर जाकर रुकेंगी। इससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। आज एक गरीब बच्चा मुस्लिम का अगर आकर पढ़ना भी चाहे तो उसको मकान नहीं मिल सकता है। ऐसा माहौल हो गया है। आज न्याय की कहीं दूर दूर तक यशपाल जी, मुझे आप ये बताइए, यशपाल जी, सबको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, प्रोफेसर सिंह बोलना चाहते हैं। जी प्रोफेसर सिंह। देखिए, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इतने बड़े देश में या हम सबको मानना पड़ेगा कि 100% जो है अनुमान लगा देना कि कहां से कौन घटना होने वाली है, ऐसा संभव नहीं है। ये एक यथार्थ है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। प्रशासन का जो काम है वो कर रहा है। रही बात जो है इंटेलिजेंस इनपुट है, वीडियो फुटेज है, लोगों के द्वारा घटना के बारे में बताया जाना, और उसका जो इन सब के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जो कि बिल्कुल उचित प्रतीत होती है। रही बात, प्रश्न उठना चाहिए कि पत्थर आए कैसे? क्या एक दिन या एक महीने में तो पत्थर नहीं आ सकते हैं? पत्थर का इतना बड़ा जमावड़ा कैसे हुआ जो उसके द्वारा हमला हुआ? और रही बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे पुलिस सब जानते, पुलिस को सब कुछ पता होता है, तो क्या जो राजस्थान में हो रहा है वो सब पुलिस पता क्या कर रही है? पुलिस के द्वारा ही हो रहा है। करौली की बात, एक सेकंड, मुझे आलोक शर्मा के पास जाना पड़ेगा। इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे आलोक जी, कि इतना बड़ा, इतने राइट्स हो गए करौली में, राजस्थान पुलिस से बिल्कुल यही संदर्भ है। मैं वहां पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं निर्भीक बोलता हूं हमेशा। अगर करौली में भी इंटेलिजेंस फेलियर है तो मैं उसको बिल्कुल कहूंगा जांच होनी चाहिए, और जिन अधिकारियों ने इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उनके खिलाफ मैं अशोक गहलोत जी से उम्मीद करूंगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन आप जैसे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इंटेलिजेंस की मदद से दंगे करवाए, यही आरोप वो आपके ऊपर लगा देंगे, तो क्यों? देखिए, अगर ऐसा है उनके ऊपर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो भी जांच होनी चाहिए, और पुलिस की मदद से हुआ है तब भी जांच होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन पर जब तक नकेल नहीं कसेंगे आप, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसी तरह की फर्जी धर्म संसद और फर्जी बाबा पिछले 1 साल से माहौल बना रहे थे। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस को नहीं पता चला क्या कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर और तमाम लोग जो बाबा थे, जब महात्मा गांधी को जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हरामी तक कहा गया और उसके बाद उनका भव्य स्वागत इसी इंदौर में हुआ, भूल गए ये लोग। ऐसे शब्दों का प्रयोग कार्यक्रम में ना किया जाए तो बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और रूस ने बीते 51 दिनों में यूक्रेन के विभिन्न शहरों में तबाही मचाई है। कल हमने आपको दिखाया था कि रूसी हमले में यूक्रेन का बोरोदोयंका किस तरह तबाह हो गया है। ऐसा ही नजारा यूक्रेन की कई दूसरे शहरों में भी है।
ये शहर कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में थे। इरपिन शहर पर भी रूस ने कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के हमले में यहां 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इरपिन से हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन का इरपिन शहर राजधानी कीव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन यह शहर रूसी हमले के खिलाफ कड़े प्रतिरोध का प्रतीक बना। यहाँ पे रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन की सेना की भारी जंग हुई। हालांकि जब रूसी सेना यहाँ घुसी थी उस वक्त ये कहा जाता है कि यहाँ पे यूक्रेन की सेना मौजूद भी नहीं थी, फिर भी कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी अपने हिसाब से प्रतिरोध किया। यहाँ जिस तरह का गन बैटल हुआ उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह यहाँ पे तबाही का मंजर है। ये एक सांस्कृतिक केंद्र है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और गन बैटल के निशान जो हैं वो यहाँ की दीवारों पर नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से इसको हमले में तोड़ा गया और ये पूरी तरह से डैमेज हुआ है। ये शहर जो है यहाँ तकरीबन 70,000 की आबादी रहती थी, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो है आबादी यहाँ से निकल चुकी है और ये शहर एक तरह से वीरान है। किसी भी घर में कोई व्यक्ति नहीं। कुछ लोग जो ठहरे रह गए हैं उनके सामने वही समस्या कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। हम जितनी दूरी तय करके इस शहर के भीतर आए हैं, इस शहर में बिल्कुल सन्नाटा है। गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई व्यक्ति नहीं। जो चले गए हैं यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में या फिर दूसरे देशों में, उनके लौट आ पाने की संभावना अभी बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर वो यहाँ आए भी तो यहाँ करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। इस शहर को दोबारा उठ के खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा। जो एक अहम बात है ये कि जिस तरीके से यहाँ आगे बढ़ने की रूसी सेना ने कोशिश की, कीव में नहीं घुस पाई, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उसको प्रतिरोध मिला। और इसी शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कई रूसी टैंक्स को और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया, और ये भी वजह है कि रूसी सेना के पैर यहाँ से उखड़े। तो ये शहर जहाँ पे अभी बिल्कुल एक तरह का सन्नाटा है, यहाँ से हम एनडीटीवी इंडिया पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। शहर के दूसरे हिस्सों में भी जाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये शहर जो है वो बर्बाद हुआ है और फिर से खड़े होने की कोशिश में है। कैमरा सहयोगी अशोक महाले और विष्णु सोम के साथ उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अलीगढ़ में आजान रोकने और लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने वाले मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई चौराहों पर एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रशासन के इनकार के बावजूद हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। आज जुमे की नमाज के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में शहर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। सर, हमने देखा है कि आप लोगों ने जब उनको समझाने की कोशिश की तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता उन्होंने अपने घरों पर लाउडस्पीकर लगा लिया और वो कह रहे हैं कि हम बजाएंगे और वो उसी वक्त बजाएंगे जब अजान होगी, ये भी कह रहे हैं। उनका क्या करेंगे आप लोग? उसमें भी शासन के निर्देश हैं, जीओज भी हैं, कितने डेसिबल में कितना कौन का बजा सकता है और वो टाइम भी है कब तक बजा सकता है, रात में या दिन में। तो अगर इस तरह का किसी नियम कानून का उल्लंघन होगा तो उसमें भी उन लोगों को, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उसमें बातचीत करके स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं उनसे समाधान करा लेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने से स्कूलों को लेकर खास तौर पर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर स्कूल में किसी को कोरोना होता है तो उस विंग और क्लास को तुरंत बंद कर दिया जाए। पूरा स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है। मामले आए हैं, लेकिन हमने स्कूल्स को यही कहा है, मैंने कल भी कहा था हम गाइडलाइन बनाएंगे, उसके बाद गाइडलाइन बनाई है और स्कूल्स को हमने यही कहा है कि अगर कहीं किसी बच्चे को मान लीजिए कोविड होता है या किसी एक पर्टिकुलर विंग को में किसी टीचर को जो अलग अलग क्लासेस में गई हैं उनको कोविड पाया जाता है, तो आप उस विंग को या उस क्लास को टेम्परेरी बंद कर दें कुछ दिन के लिए, जब डिसीजन लेके उसके बाद फिर से खोल दें। पूरा स्कूल बंद करने के लिए हमने नहीं कहा। अगर जरूरत पड़े, कहीं ऐसा लगे कि एक टीचर पूरे स्कूल में गए या प्रिंसिपल को होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को होता है ज़्यादा स्कूल के लोगों के संपर्क में आया,
वहाँ डिसीजन ले सकते हैं।